अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। सुबह सुबह जी चाय की बड़ी ज़रूरत होती है। आज मेरी जिब भी बड़ी स्लो आ रही है मेरे पास, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि दिन आपका अच्छा सा शुरू हुआ होगा, अच्छा सा गुजरने की आप तैयारियां कर रहे होंगे। देयर इज़ सो मच टू लुक फॉरवर्ड इन अ डे। कभी कभार हमें लगता है कि दिन की जो शुरुआत होती है, अगर आप वैसे ही बोझल फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ आज ये थोड़ा सी सिचुएशन है कि मेरी रात को फ्लाइट ही बड़ी देर से लैंड की। बाय द टाइम आई वॉज होम रात के 2-3 बज चुके थे। तो आज का सुबह जैसे ही मैं नाश्ते की मेज़ पे बैठी तो मुझे लगा कि आज बड़ा मुश्किल दिन गुजरेगा। लेकिन ये जो मुश्किलात होती हैं, अगर हम अपने जहन पे सवार कर लें तो हमारे लिए शायद वो दिन और ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पेप टॉक दें, जैसे कि वो एक मूवी में नहीं आपको कहते ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अपने दिल को खुद ही दिलासा देना पड़ता है, तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। आज ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं कि हर रिश्ते की, हमारी ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की एक तरह से वो ग्लू है। हर चीज़ को वही जोड़ के रखती है, और ये ग्लू है जनाब, ये समझ बॉन्ड है भरोसे का। अगर आपकी ज़िंदगी में जो आपके करीबी दोस्त, रिश्तेदार या अहम लोग हैं, उनके साथ अगर आपकी ये भरोसे की ताल्लुक़ ना हो कि आप उन पर डिपेंड ना कर सकते हो, आप उन पर लीन ऑन ना कर सकते हो, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे देखा ये गया है कि आपका भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जो आपसे बहुत करीब होते हैं, और उस वक्त कितनी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ना करे कि किसी को उससे गुजरना पड़े। लेकिन हाँ जी, एक दफ़ा अगर भरोसा, वो कहते हैं ना शीशे में बाल की तरह, अगर उसमें बाल आ गया तो दोबारा अपने आप को इकट्ठा करना, उस शख्स पे दोबारा एतमाद करना, उस रिश्ते पे दोबारा एतमाद करना कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ऑर्गेनाइजेशंस भी, इदारे भी इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि नेस्ले पाकिस्तान ने लॉन्च की अपनी कॉर्पोरेट ट्रस्ट कैंपेन। यानी उनका कहना यही है कि गुज़िश्ता 150 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम कर रही है, और यकीनन इनका जो स्लोगन है गुड फूड गुड लाइफ, ये उस पर अमल दरामद करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चली जो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 27 मुख्तलिफ क्वालिटी सेंटर्स हैं नेस्ले के, और ये तकरीबन 85 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। अगर मैं सालाना बजट की बात करूं सिर्फ पाकिस्तान में, तो ये तकरीबन 37 करोड़ रुपए खर्च करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर। और अगर नंबर ऑफ टेस्ट को देखा जाए, यानी 30 मिलियन टेस्ट उन्होंने पूरे साल में किए, तो इनकी तादाद इतनी है कि आप सोचें कि क्वालिटी चेक्स हर सेकंड में एक टेस्ट हो रहा है। जब एम्फसिस भरोसे पे हो और इस बात पे हो कि जो चीज़ आपके पास पहुँचे वो आप बड़े एतमाद से कह सकें कि जी इस पे जो लिखा है वो खालिस ही है, सेहत के लिए अच्छा है, और इसी भरोसे के साथ जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं उनको आप ये दे सकें। और ख़ास तौर पे इस कैंपेन में मैंने ये भी नोटिस किया कि लोगों ने और नेस्ले की टीम ने इस बात पे हलफ भी लिया कि जी ये जो हमारा कमिटमेंट है कि हम जुड़े रहेंगे लोगों की भलाई के साथ, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी, आसानी और क्वालिटी चीज़ लाने के लिए। वो हलफ मैंने लीड किया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो। आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की कुछ झलकियाँ। ये कल लाहौर में मुनक्किद किया गया, जिसमें नेस्ले की टीम, नेस्ले से मुंसलिक जितने लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे। आइए लेट्स टेक अ लुक एट दैट। नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भर में कारपोरेट ट्रस्ट कैंपेन साथ भरोसे का आगाज कर दिया गया। मुकामी होटल में होने वाली तकरीब में हेड कम्युनिकेशन फैसल राना का कहना था कि नेस्ले अवाम के सेहतमंद मुस्तकबिल और मयार जिंदगी को बुलंद करने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है। हम हर लम्हा अपने कंज्यूमर्स की बेहतरी के लिए कोशां हैं। हम उनकी ज़िंदगी में और उनकी फूड में और उनकी लाइव्स में हमेशा से बेहतरी लाना चाहेंगे। मीडिया मैनेजर माहम मंसूर का कहना था कि नेस्ले ने अपनी 2000 से जायद मसनूआत के जरिए दुनिया के 199 ममालिक में गुड फूड गुड लाइफ के अहद को पूरी दुनिया में पूरा किया है। हर रिश्ते की बुनियाद जो है हमारी ज़िंदगी में भी भरोसा है, ट्रस्ट है। उसी तरह नेस्ले और उसके प्रोडक्ट्स, उसके कंज्यूमर्स, जिन लोगों तक हम उसके प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, उनका भी जो फाउंडेशन है वो भरोसा है। कारपोरेट कैंपेन में फिल्म, टीवी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेजबान सिद्रा इकबाल ने नेस्ले टीम से बेहतर सहूलियात आवाम तक पहुँचाने के अज़म का हलफ लिया। तारिक खान, आज न्यूज़, लाहौर। चीजें दर्ज की गई
गई हैं, बल्कि क्या आपको पता है कि नेस्ले पाकिस्तान का 7 पाकिस्तानियों पिछले 30 सालों का है। इनकी 4 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे 4 तकरीबन फैक्ट्रीज़ हैं और 4300 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था जब हमने देखा कि एक यूटिलिटी सुपरवाइज़र जो इनकी फर्म में काम करते हैं वो मुल्तान से इस इवेंट में शिरकत के लिए आए और उन्होंने ये कहा कि ये जो भरोसे का साथ है इसने उन्हें ख्वाब देखना सिखाया। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, 30 साल पहले जब उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया अपने प्रोफेशनल करियर का, तो 2500 रुपये उनकी तनख्वाह थी। और आज उनके माशाल्लाह 3 बेटे, तीनों हायर एजुकेशन के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, 2 लाहौर में पढ़े। कहते ये अज़म, ये हौसला मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया है। तो ऐसा भरोसेमंद साथ की हम सबको ज़रूरत होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी टॉप स्टोरीज़ आपके सामने होंगी और इसके अलावा यकीनन हम ये बात करना चाहेंगे कि एक्शन का रिएक्शन क्या रहा है, यानी इन टॉप स्टोरीज़ का हम पे असर क्या पड़ रहा है और लोग क्या रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और इसको कहते हैं कमिटमेंट। मैं सबको ये बता रही थी कि आज मुझे लग रहा था कि शो बहुत मुश्किल होगा, नींद पूरी नहीं हुई भी, ट्रैवल करके जब आप पहुंचे, लेकिन आपका और हमारा साथ हमें एक तरह से बहुत एनर्जी देता है। तो मेरी पूरी टीम इसी में कोशिश करती रहती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आई जाएँ। तो आज भी एक नज़र डालते हैं जी कि टॉप स्टोरीज़ क्या हैं एंड व्हाट इज़ आज इन फोकस। भारतीय फौज की एक बार फिर एलओसी की खिलाफ वर्जी। चकोटी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। जी जनाब, आज ज़रा बात की जाए सेहत की। वैसे तो हम इस प्रोग्राम में हमेशा ही आपको अच्छी सेहत के लिए टिप्स बताते रहते हैं, लाइफ हैक्स बताते रहते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं। सेहत वैसे भी अगर आप मौजूदा हुकूमत की भी बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना जो इनाग्रेशन स्पीच थी उसमें भी यही बात की कि बच्चों की न्यूट्रिशन, उनकी स्टंटेड ग्रोथ हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीहात में से एक है। लेकिन क्या बात की जाए कि जब हम अपने सियासी मंजरनामे की तरफ देखते हैं तो सेहत यहाँ पे भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। एक दफ़ा फिर लग रहा है कि शायद सेहत के मामले पर थोड़ी सियासत भी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सारी पेशकश की है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को कि वो अपना इलाज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में कराएं और उसमें कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए इलाज के लिए। ये मामला इतना इल्तवा में पड़ा और इसमें इतनी पेचीदगी आई कि हमने ये देखा कि हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात के पस मंज़र में अब ये सियासी मंजरनामा कैसे बदल रहा है। इस वक्त मुल्क को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जैसा कि मैं आपको खुद बताऊं कि इस वक्त हमारी ज़्यादातर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो री रूट की हुई हैं, वो लंबे रूट से अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच रही हैं। जो 1.25 घंटे की कराची टू लाहौर फ़्लाइट होती थी, इस वक्त इसका फ्लाइंग टाइम 2.5 घंटे हैं। ऐसी मुश्किलात में जबकि LOC पे भी हम देख रहे हैं कि कशीदगी है, पाकिस्तान की सियासत क्या मोड़ रही है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं इस बदलती हुई सूरत हाल को। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि बड़े अरसे के बाद ये जो रिवायती हरीफ क़यादत है यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी मुलाकात हुई है। आम तौर पर देखा यह गया है कि ये आमरीत के ख़िलाफ़ एक साथ होते हैं, जमहूरियत की बका के लिए काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता है कि मसला नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनका इलाज है। आप किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए सदरा एक तो बिलावल का ये कदम मेरे ख्याल में कि एक संजीदा और मेच्योर इक़दाम था, क्योंकि हमारे यहाँ माजी की जो सियासत थी वो यही रही थी कि उसमें नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद मुआशरती ताल्लुक़ात हमारे मुख्तलिफ़ कायदीन के वो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। गम शादी के
एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के जी। और अब भी जो हमारी रिवायती जमातें हैं उनके यहाँ यही होता है। कुछ PTI जैसी जमातों ने नए रुझानात को रिवाज दिया है, लेकिन अमूमन ये देखने को हमें मिलता था। और आपने देखा होगा कि जब ख़ुद इमरान खान साहब भी 2013 के इलेक्शन कैंपेन में घिरे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन भी मुअत्तल किया था और उनकी आयादत के लिए भी ख़ुद वहाँ पे गए थे। तो मेरे ख़्याल में बिलावल साहब ने इस इक़दाम के ज़रिए हमारी उन अच्छी रवायात को ज़िंदा करने की कोशिश की है। बाकी जहाँ तक उनके आगे चलने का ताल्लुक़ है और हुकूमत के लिए चैलेंज का ताल्लुक़ है तो उसका इन्हिसार दीगर अवामिल पे होगा। अभी भी अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में नरम हुए हैं तो वो इस वक्त उनको जो मार पड़ रही है उसकी वजह से नरम हुए हैं और मेरे ख्याल में उसका ज़्यादातर इन्हिसार मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं उनका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ सलूक पे ही होगा। जी। अगर अच्छा, तो इस सलूक की अगर सलीम साहब बात की जाए, कदे कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि जो इनके मुखालफीन हैं उनका तासुर ये है कि ये दोनों जमातें अपने अपने मफाद के लिए हमेशा एक होती हैं और ख़दशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भी कुछ अहम लोगों की शायद गिरफ्तारियाँ अमल में आ सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मुलाकात में जहाँ उनकी सेहत के बारे में पूछगछ की, उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, उनको मशवरा दिया और दूसरे मामलात भी डिस्कस हुए होंगे या इसके पस मंज़र में ये मुमकिना गिरफ्तारियों का मामला भी है? ये देखें आप, हमें माजी में ये हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से न सिर्फ दूर हो गए थे बल्कि एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ हो गए थे। बिल्कुल। और जरदारी साहब तो इतने गुस्सा थे कि इलेक्शन से कबल आपने देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया नवाज शरीफ साहब के साथ स्कोर सेटल करने के लिए और फिर सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने संजरानी साहब को चेयरमैन बना दिया। तो जाहिर बात है कि इलेक्शन से पहले जरदारी साहब की सारी सियासत भी स्क्रिप्टेड सियासत थी और जरदारी साहब का भी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केस जेन्युइन था, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत और सिंध में उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई तो न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब ने उनको तनहा छोड़ दिया बल्कि खुद उनके खिलाफ उस गेम का हिस्सा बन गए। अभी भी दोनों का एक दूसरे पे मुकम्मल एतमाद नहीं है और पीपल्स पार्टी को शक है कि अगर मुस्लिम लीग नून को कोई डील मिल गई या रियायत मिल गई तो वो उनको तनहा छोड़ देंगे और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को ये शक है कि अगर पीपल्स पार्टी को रियायत मिल गई तो उसका रवैया वही हो जाएगा जो आज से चंद महीने पहले या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले था। सही। और लेकिन ये दोनों की इस वक्त जो कुर्बत है, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून भी सरेदस्त अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से पींगे बढ़ा रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए और ताकतवर हलकों को ये पैगाम देने के लिए कि अगर आप लोग हमें ज़्यादा छेड़ेंगे तो हम नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल में इसी तरह सलीम साहब, क्या आपको लगता है कि ये अपनी एक तरह से तवज्जो दोबारा अपनी तरफ मबजूल कराने का भी एक हरबा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह के नेशनल चैलेंजेस का इस वक्त हमें सामना है उसमें लगता था कि ये तमाम मामलात ऑपोजिशन के साथ और जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक तरह से साइडलाइन हो गई थी। हम बात कर रहे थे भारतीय जारियत की, LOC पे होने वाले वाक़यात की। इस मुमकिना ये जो मुलाकात हुई है इससे एक तरीका है अपनी तरफ दोबारा तवज्जो हासिल करने का। दूसरा एक आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि यहाँ आपने भी जिक्र किया डील के हवाले से, जिसमें दोनों PMLN भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को एक तरह से भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको क्या डील मिल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना, उनका एक ये जो जुमला था कि जी बहुत जल्द हो सकता है आपसे जो अगली मुलाकात हो वो जेल के बाहर हो, ये किस तरह का इंदिया है? क्या आपको लगता है कि दोनों को ही कोई डील मिलने वाली है और लगता नहीं है कि इनकी इस मुलाकात से PTI या फिर ताकतवर हलकों में कोई हलचल मची है, उनका कोई रद्द अमल इस वक्त हमारे सामने नहीं आया? आप क्या कहेंगे? वो तो उसका इन्हिसार है कि उनकी जो मुल्क चलाने वाले असल हल्के हैं उनके साथ बात बनती है या नहीं। सही। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरा तज्जिया है तो सरेदस्त अभी डील तो नहीं हुई
लेकिन एक दूसरे को ढील दिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने अपनी जुबाबंदी कर ली है, जिसको मैं CBMs कहता हूँ, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बैरियर्स या ढील। तो वो उन हलकों को ढील दे रहे हैं जो वो समझते हैं कि उन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया। और दूसरी तरफ उन हलकों की तरफ से भी अभी तक डील तो नहीं दी गई है, लेकिन ढील ज़रूर दे दी गई है। अब अगर ये ढील डील में बदल जाती है और दोनों की मुकम्मल डील हो जाती है तो जाहिर बात है फिर नवाज शरीफ साहब की सख्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर वो डील नहीं होती तो तब तक मेरे ख्याल में उनके बाहर आने का इम्कान कम है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, आप नहीं समझते जहां आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं और ज़बाबंदी का आपने यहां पे हवाला दिया, खुसूसन मरियम नवाज साहिबा का, तो यानी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जिस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना था, एक तरह से बिल्कुल हम जंग की नहज पे पहुंचे थे। तो जो हुकूमती इक़दाम किए गए, जिस बुर्दबारी के साथ मौजूदा हुकूमत ने इसको एक तरह से डील किया, अमन की बात की, पूरी दुनिया में इनकी पजीराई हुई, उस हवाले से तो एक्सपेक्ट करते थे लोग कि PMLN भी इसमें अपना हिस्सा डाले। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आवाज़ आई, लेकिन जहां हुकूमती इदारों पे, पाक अफवाज पे इतनी तनकीद मरियम साहिबा करती थी, तो आप नहीं समझते कि मरियम साहिबा का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए था इस हवाले से? देखिए, एक तो मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं तो हुकूमत का तो खैर इन मामलात में कोई इख्तियार नहीं है। सही। लेकिन जो असल बाइख्तियार हल्के हैं उन पे मैं हैरान हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं तो वो उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इस स्टेज पे इलाज के नाम पे ही सही, लेकिन उनका बाहर जाना मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और लोग उनको ताना देंगे कि वो डील करके बाहर चले गए। उनका जो इनकलाबी वर्कर है वो डिसहर्ट हो जाएगा, या जो वोटर था वो भी डिसहर्ट हो जाएगा। और पिछला इलेक्शन उन्होंने जिस बयानिया पे लड़ा था वो बयानिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होने का। लेकिन मुल्क की सियासत में यकीनन आपने कहा कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब की और PMLN की सियासत में ये आखिरी कील साबित हो, लेकिन मुल्क की साख भी मायने रखती है। यहाँ पे जब बार बार PTI के नैरेटिव को देखा जाए तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर करप्शन चार्जेस प्रूव होते हैं या वो जो उनका एक बयानिया हमेशा से रहा है तो कोई NRO, कोई डील नहीं दी जाएगी। तो मुल्क से बाहर भेजना जहाँ आप समझते हैं कि PMLN की सियासत के लिए एक मुश्किल चीज होगी या उनके वोटर को डिसहार्टन करेगा, PTI के वोटर भी डिसहार्टन होने का उतना ही चांस है। दूसरी चीज ये भी, जो मैं जिस तरह इसको देखती हूँ, अगर आपने देखा हो कि भारतीय जाहिरियत में एक बहुत अहम किरदार अदा किया नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता बयानिए ने, जहाँ उन्होंने मुल्की अफवाज पे या पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी को निपटने के लिए, उस पर तनकीद की। इसको बार बार इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा के लिए उठाया, उछाला। इस वक्त जिस तरह की नाजुक सूरत हाल है, मुल्क से बाहर जाके अगर उन्होंने कोई और गैर जिम्मेदार बयान दिया तो वो भी मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। बट दैट्स परहैप्स जस्ट माय ओपिनियन अबाउट इट। एक छोटा सा जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देयर इज सो मच मोर लाइंड अप इन द शो टुडे, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जब भी हम आपको वेलकम बैक करते हैं तो आपको कभी ना कभी काम की, टाइम की नवीद सुना रहे होते हैं कि अब जी 10 बज चुके हैं, अब 10:15 हो गया है, अब वक्त हुआ है इस चीज़ का। आपको पता है कि 18वीं सदी से पहले घरों में घड़ियाँ इतनी कॉमन नहीं होती थी। आज तो हर एक के हाथ में क्योंकि मोबाइल डिवाइस होती है, घड़ियों का फैशन भी चला गया। आई एम लिटिल ओल्ड फैशन, मुझे हाथ में घड़ी फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन इससे पहले घड़ियाँ ना घरों में होती थी, तभी जो क्लॉक टावर्स होते थे वो बहुत अहम होते थे। और अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, पूरी दुनिया में इनको आज इनके एस्थेटिक्स की वजह से या इनकी जो तारीखी वैल्यू है उसकी वजह से सराहा जाता है, लेकिन एक वक्त में ये प्रैक्टिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। मुसलमान अगर आप माशरे की बात की जाए तो उसमें हम वक्त का तयन करते हैं, उसकी वजह से फिर हमारी नमाज़ों का टाइम, अजान का वक्त पता चलता है। लेकिन पूरी दुनिया में भी जो आपके पूरा टाइम कीपिंग हुआ करती थी, चर्च किस वक्त जाना है, कोई और काम किस वक्त करना है, उसके लिए क्लॉक टावर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं
तो आपको बड़ी मोन्यूमेंटल क्लॉक्स इस तरह की मिलेंगी। मॉस्को के रेड स्क्वायर में आपको नज़र आती है, ऑटोमन एम्पायर में भी, बल्कि सल्तनत सुलेमानिया में कहा जाता है कि 16वीं सदी के बाद आपको, यानी सुल्तान सुलेमान के बाद हमें इस तरह के क्लॉक टावर्स नज़र आए। लेकिन फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि पाकिस्तान में भी एक कॉलोनियल पास्ट रहा है, हम बिग बेन की ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहेंगे। वेस्टमिंस्टर, बहुत सारे लोग जब तफरी के लिए लंदन जाते हैं तो इसके सामने ज़रूर तस्वीर खिंचवाते हैं। ये 1288 में इसको इरेक्ट किया गया। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे क्लॉक टावर्स मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्लॉक मेकर्स, वॉच मेकर्स बहुत कम हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, इनसे आपकी पहले भी हमने मुलाकात कराई थी, वजह शोहरत उस वक्त कुछ और थी। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आसिफ, जिन्होंने तहिया किया है कि ये अपने हुनर के साथ एक बहुत बड़ा झूला बनाएंगे और उसमें इस्तेमाल करेंगे पेंसिल्स का। वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन आज इनको बुलाने की ख़ास वजह यह है कि इन्होंने एक कम्प्लीटली सोलर पावर्ड क्लॉक बनाई है, जो कि इनका तोहफ़ा है PSL के लिए, और इसको नेशनल स्टेडियम में लगाया गया है। और ये बड़ा ही 6 फीट टॉल टावर है। इसमें ऐसी महारत चाहिए होती है जो इससे पहले इनको तो खैर विरसे में मिली है, क्योंकि इनके वालिद इसी शोबे से मुंसलिक हैं पिछले 20 सालों से, और अब इनके पास भी ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने ना सिर्फ एक सोलर पावर्ड क्लॉक टावर बनाया जिसके पास बैकअप है जी 15 दिन का, यानी 15 दिन तक अगर सूरज ना निकले तब भी ये सही तरह से क्लॉक चलती रहेगी और आपको सही वक्त दिखाती रहेगी। बिलाल, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। आपसे गुफ्तगू से पहले एक ज़रा सा पैकेज दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। ये जो हम कहते हैं ना पल पल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो घड़ियां आगे बढ़ रही हैं, इसकी सुइयां, और ये वक्त जिस तरह आगे जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, इसको नापने के लिए जो आला बनाया जाता है उसमें कितनी मेहनत लगती है, पहले आपको वो दिखाते हैं। कराची का बिलाल बड़ा फनकार, महारत का माल, देखने वाले सब हैरान। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों पेंसिलों से झूला भी बन सकता है? नहीं ना? तो आज हम आपको मिलवाते हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले बिलाल आसिफ से, जो एक मर्तबा फिर आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए पेंसिल झूला तैयार कर रहे हैं। बिलाल का मकसद दूसरी बार आलमी रिकॉर्ड कायम करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हाल ही में बिलाल आसिफ ने शमसी तवानाई से चलने वाली घड़ी भी बनाई, जो नेशनल स्टेडियम कराची में PSL मैचेस देखने वाले शायकीन के लिए एक तोहफा है। जी जनाब, आप देख सकते हैं। और ऑफलाइन में बात करी थी बिलाल से, मैंने कहा तुम अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ोगे, क्या तुम्हारा दिल चाहता है स्विट्जरलैंड जाओ? तो उन्होंने कहा वो आते हैं हमारे पास हमसे काम कराने के लिए। बिलाल, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट? यानी मुझे पता है कि आपके वालिद इसी फील्ड से मुंसलिक थे, लेकिन सोलर पावर्ड क्लॉक बनाना, PSL के टाइम पे इसको नेशनल स्टेडियम को गिफ्ट करना, ये आइडिया कैसे आया? जी, आइडिया इस तरह आया कि मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट हो, हमारे पाकिस्तान का इमेज जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे और PSL 4 होना चाह रहा है, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि अब इंटरनेशनल मैचेस भी पाकिस्तान में हो, क्योंकि अब पाकिस्तान का अच्छा वक्त आ गया, दुनिया को नज़र आए। कैसे पता चलेगा? तो मैंने सोचा अब ऐसी घड़ी बनाऊं कि जिसका वक्त रुके नहीं और उनको पता चले कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आ गया। तो आपने कहा अच्छे वक्त की नवीद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा हो सकता है एक खूबसूरत सी क्लॉक। मुझे ये बताएं कि आपने जैसा खुद कहा कि अगर सूरज ना भी निकले 15 दिन तो इसके पास बैकअप होता है, ये तवानाई ये कैसे स्टोर करता है, इसके कुछ मैकेनिक्स के बारे में हमें बताओ। मैंने इसका मैकेनिकल इस तरह का डिज़ाइन किया, जैसे पुराने वक्तों में जो निडल्स होती थी उनको बैलेंस नहीं करते थे, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आप लोगों ने देखा होगा पहले होती थी, अब उसको छोटा कर दिया गया, स्मॉल हो गई हैं। और क्यों कर दी गई है? उनमें हर चीज़ एक चीज़ जो होती है ना बैलेंस करनी पड़ती है। अब इसकी जो निडल्स मैंने बनाई थी तो उसको भी बैलेंस किया, उस हिसाब से उसको तैयार किया। और इसमें एक मैंने बैकअप रखा है कि ये अगर 15 दिन सूरज नहीं निकलेगा तो ये हर वक्त घड़ी नहीं चलेगी, ये सिर्फ 1 मिनट चलती है और फिर बाकी टाइम ये स्टॉप रहती है। हर मिनट बाद ये आगे मूव होती है, फिर स्टॉप रहती है। तो उसके अंदर मैंने इस तरह डिज़ाइनिंग की कि तो ये अपनी एनर्जी कंजर्व कर ले और ख़राब भी ना हो, 15 दिन का बैकअप भी हो। और ये इसकी जो मैकेनिकल जो घड़ियाँ बनाई हैं सारी, यानी कि
वर्क किया था तो वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में हम देखते हैं बहुत सारे क्लॉक टावर्स हैं, टावर है, फिर इसके अलावा जैसे आपने खुद इशारा दिया कि जितने क्लब्स हैं, कराची क्लब, सिंध क्लब, उसमें भी हमें क्लॉक टावर्स नज़र आते हैं। तो आपके वालिद साहब इनसे मुंसलिक हैं, इनकी मेंटेनेंस मेंटेनेंस करते हैं और हमने ही बनाया कि वहाँ क्लॉक लगाएं। वहाँ पे भी इंडस वैली आर्ट स्कूल देखा होगा आपने, वहाँ पे भी हमारी क्लॉक लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान में हम लोग आपको यहाँ बुलाने का, शोकेस करने का मकसद यही था कि देखें पैशन आपको कितना मुनफरिद बनाता है। एक ऐसा पूरी दुनिया में तो बहुत पजीराई हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में कम लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे आपका मैसेज बहुत ही खूबसूरत लगा है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त अब आ गया है, तो इस अच्छे वक्त में एक अच्छी सी घड़ी का तोहफा तो बनता ही था। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं और आप मुझे ट्विटर पे इसका जवाब दे सकते हैं, ट्विटर एड्रेस आपके सामने है, सिद्रा इकबाल, कि आपका दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कई लोगों के लिए हो सकता है ये उनका स्पाउस हो, किसी के लिए उनका बहन या भाई, या कुछ लोगों का ये भी ख्याल हो सकता है कि हमारे वालिदैन हमारे सबसे मुखलिस दोस्त हैं। एक स्टडी हमें ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी का टोटल निचोड़, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओरिएंटेशन इन लाइफ, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि डायरेक्ट उसका ताल्लुक बनता है आपकी सोहबत से। एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल, लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वो आपकी शख्सियत के पूरे एक तरह से जो जाविया है उस पर असरअंदाज होते हैं और आप भी उन्हीं का सम टोटल बन जाते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आप भी महसूस करेंगे कि आप भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक़ रहने लगा है। इसके अलावा अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी। अगर आपकी कंपनी नेगेटिव है और वो हमेशा दिल बर्दाश्ता रहती है, तो आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। तभी दाना, बुजुर्ग, हर कोई हमें यही बताता है कि आपकी सोहबत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इससे जुड़े और बहुत सारे मसाइल हैं। जी तरमा, लोग ये भी कहते हैं आजकल के बहुत सारे दोस्त होने के बावजूद हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, या हमें लगता है कि अच्छी सलाह चाहे हमें कोई भी दे उसका हम पे असर नहीं हो रहा। सो हाउ डू फ्रेंडशिप्स एक्चुअली मैटर इन टुडेज डे एंड एज, और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में आपके लिए ये दोस्तियाँ, ये सोहबत क्या मायने रखते हैं, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर एक हमारे पास छोटी सी रिपोर्ट है जो हमने तैयार की है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। माहौल में अच्छी और बुरी सोहबत का बहुत ज्यादा असर होता है। इंसानी जिंदगी को जैसी सोहबत मैसर होगी, वैसा ही उसकी जिंदगी में निखार या फसाद पैदा होगा। इसीलिए आपकी पहचान आपके इर्द गिर्द में मौजूद लोग यानी आपके दोस्त हैं। तालीम की कमी, तरबियत का फुकदान और वालिदैन की लापरवाही के बाइस अच्छे दोस्त और बेहतरीन दोस्ती का तयन कदरे मुश्किल हो चुका है। जो लोग इकट्ठे उठते बैठते हैं, उनके इखलाक और मजाक भी यकसा हो जाया करते हैं। इसीलिए अच्छे दोस्त के मतलाशी के लिए जरूरी है कि खुद में वो औसाफ पैदा करे जो एक अच्छे दोस्त में देखने का ख्वाहा है, क्योंकि आपके दोस्त को भी किसी अच्छे दोस्त की तलाश होगी। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब बंदे के अगर सोशल सर्कल में अच्छे लोग हैं, जिन लोगों में बच्चा उठता बैठता है, वो फिर उसकी जो मेंटेलिटी है वो वैसे ही शेप होती है, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप किन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं। मेरे सारे दोस्त खेलते थे, फिर मेरे को भी शौक आ गया कि यार मैं भी इनके साथ खेलूं। पढ़ते भी है, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ये सब जो होता है दोस्तों के ऊपर डिपेंड होता है कि गैदरिंग आपकी कैसी है। मेरी तो फील्ड है वो नात खानी की है, तो दोस्त सारे अपने नात खानी होते हैं, शायर होते हैं, शोधाए कराम होते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपकी पहचान अच्छी है। उल्टे सीधे चक्करों में भी होते हैं। जैसी गैदरिंग होगी, जैसे दोस्त यार होंगे, तो उनमें रह के बंदा फिर इख्तियार करता है उन जैसा होता है। हर किसी के जो वालिदैन है वो परेशान तो रहते हैं बच्चों के हिसाब से। हर माँ बाप ये चाहेगा कि अपने बच्चों की जो है ना वो सोबत अच्छी रहे, और जैसी सोबत होगी ऐसे ही इनके अखलाक होंगे। हम ग्रुप स्टडी करते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना, और मेरे माँ बाप को पता है कि मैं किस दोस्तों के साथ बैठता हूँ, उनको सबका पता होता है।
जी जनाब, मिस्ट्री नहीं रखनी, वालिदैन से शेयर करना है, उनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे लोग जो हमारे अपने एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ हैं, यानी हमारे घर में जिस तरह का माहौल है उससे ज़रा जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो हमेशा हमें अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या आप वाकई अपने बच्चों की जो इंडिविजुअलिटी है उसको सल्ब कर दें और उनके तमाम दोस्तों को पहले आप खुद अप्रूव करें, या फिर अपने बच्चों को लोगों को, रवैयों को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने दें? ये है जी आज का हमारा सवाल, किस तरह एक अच्छे मुखलिस दोस्त का चुनाव किया जाए। और अगर आपने धोखा खा लिया है तो क्या ऐसी फ्रेंडशिप्स को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है या नहीं? आज इस पे बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं डॉक्टर रिदा बतूल कियानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिदा फॉर बीइंग हियर विद अस। आप होस्टिंग भी करते हो, यू आर आल्सो एन ऑडिटर एंड इट्स ब्रिलियंट टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वन ऑफ माय फेवरेट मेंटर्स, लाइफ coaches. She works with a number of organizations, with leadership, with professionals from all backgrounds, और एक human relationships पे, interpersonal relationships पे इनका एक बहुत ही मुस्तनिद तज्जिया है। तो आज हम उससे भी ड्रॉ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान। थैंक यू फाकिया फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। Always a pleasure being here. आप सोचें, हमने ये कैसे सोचा कि हम दोनों आज ब्लैक पहनेंगे? बस great minds think alike. है ना? That's how it is. आप लंबी कोई बात ही नहीं। बहुत मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेकिन आप दोनों ने, क्योंकि आज ये सवाल बनता ही है, वन इज ब्लैक, वन इज वाइट, क्या जिंदगी इतनी ब्लैक एंड वाइट है कि उसमें जो लोग आपके मुंह पे अच्छे हैं, जो आपके साथ बड़े नरम रवैये से बात कर रहे हैं, वो आपसे मुखलिस भी होंगे? ये कैसे पता लगाया जाए? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है, आई थिंक हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाए अगर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट से बाहर निकाल लें। ठीक है ना? ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप रहेंगे तो इट मींस कि एक सही है और एक गलत है, एंड वहाँ पे जाके सारी प्रॉब्लम्स आती है। ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में बहुत सारे शेड्स हैं, वो शेड्स भी एंजॉय करने चाहिए। रेनबो है जी, पूरी की पूरी रेनबो है, वो शेड्स भी एंजॉय करने चाहिए। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हाँ जी। जहाँ तक दोस्तों की बात है ना, आई वाज लुकिंग एट दैट, वो जो पूरा प्रोग्राम का भी आप पूरा वो चला रहे थे, फिर आपकी बात भी सुन रही थी मैं बीच में, और बड़ी सही बात है। आई डोंट नो, यू कैन टेल मी, हर दफा हम दोस्त चुनते नहीं हैं, दोस्त हमारे रास्ते में आ जाते हैं या हम उनके रास्ते में आ जाते हैं, एंड ये वो प्रोसेस है जो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी बात से पता है मुझे क्या याद आ रहा है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। Basically, I belong to two opposite fields. I belong to a medical field and then media, acting, hosting and all. I meet two different people. मेरा दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं से ताल्लुक है। Two different worlds. एक दुनिया में बिल्कुल ही पढ़ने वाले बच्चे, टोटली इनटू बुक्स, दुनिया का नहीं, एक तरफ बाहर निकलने वाले लोग। तो मेरी जब मैं स्विच होती हूँ ना, तो मेरी माँ को पता चल जाता है कि अच्छा अब इस वक्त रिदा पढ़ाई में ज्यादा है। मतलब मेरी गैदरिंग ऐसी हो जाती है बिकॉज पेपर्स हो रहे हैं। अच्छा, वैसे तो बड़ी जबरदस्त बात की है रिदा तुमने, क्योंकि अक्सर मैं भी बचपन में व्हेन आई वुड कम बैक फ्रॉम कॉलेज, तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम सबकॉन्शियसली अपने दोस्तों को मिमिक करने लगते हैं, उनकी तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरह उठना बैठना शुरू कर देते हैं। और अम्मी, ये सबसे पहले जब आपको अक्सर लोगों को डांट पड़ती होगी तो यही कहा जाता है कि आजकल किसके साथ ये घर से तो नहीं सीखा तुमने। है ना? छोटे बच्चे भी हमारे होते हैं, अगर वो गलत हरकत कोई करते हैं तो हम फौरन उनकी कंपनी चेंज करने का, सेक्शन चेंज करा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पनिशमेंट वी गिव देम। टीचर्स भी जब वो पूरी क्लास काबू में नहीं आ रही होती, तो आपको याद होगा वो दिन जिस दिन वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता था कि तुम अब इसके साथ द नॉटीएस्ट गर्ल विद सो एंड सो, तो वो किया जाता है। लेकिन फाकिया, आपसे पूछना चाहूंगी, एक बड़ा अहम सवाल है। दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं, लेकिन कैन बी आउटग्रो फ्रेंडशिप्स? यानी कभी कभार आपके अपने अंदर जो तब्दीली आती है अपने रवैये में, पर्सनालिटी में, लाइफस्टाइल में, क्या ऐसा होता है कि पुराने दोस्त फिर पीछे रह जाते हैं? अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिद्रा। मेरे ख्याल में आप ग्रो करते हैं पैसेज के टाइम के साथ, और डिपेंड करता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक स्केल होता है जिस पे वो ग्रो करते हैं। सो आई डोंट नो कि आप आउट ग्रो कर जाते हैं फ्रेंडशिप, बट ये है कि आपकी नीड चेंज हो जाती है, बाज़ औक़ात एक ज़रूरत बदल जाती है। यू मस्ट हैव सीन इन योर केस एज वेल, या मैं अपने में भी देखूँ तो कुछ वो फ्रेंडशिप हैं जो हमारी बचपन की हैं, उनकी फ्रेंडशिप की जो ब्यूटी है ना, उनमें एक प्योरिटी है। ठीक है ना? उसमें कोई प्रिटेंस नहीं है, वो आपकी, वो उन्होंने आपको वैसे एक्सेप्ट किया हुआ है जैसे आप हैं। ठीक है ना? विद ऑल धब्बे शब्बे जिस तरह हैं उसके साथ, उसकी ब्यूटी ये है।
वो वक्त के साथ ग्रो की है नहीं की, ये कोई मसला नहीं। आप वो ऐसे जैसे गाड़ी आपने पार्क की हुई है, जब कभी जरूरत होती है आप वहाँ चले जाते हैं या वो आपके पास आ जाते हैं। दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों महीनों बात ना करें, लेकिन जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कनेक्शन वहीं से जुड़ता है। देखिए मेरी फ्रेंड है लाहौर में, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई थिंक सो 20-25 साल पुरानी फ्रेंडशिप है हमारी। मैंने कभी ना वो मुझे बर्थडे पे फोन करती है ना मैं उसको करती हूँ, ना हम एक दूसरे की शक्ल वैसे देख रहे होते हैं। लेकिन जहां मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरती हूँ मुझे पता है कि मैंने उसको फोन करना है या मैंने उसके पास जाना है। इसकी खूबसूरती ये है कि आपको शिकवे नहीं करते और आप जहां रोका है जब दोबारा मिलते हैं आप वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। I have a very close friend. I'm so sorry. हाँ नहीं बोले। I have a very close friend of mine as well in Lahore. I don't make best friends. ये मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। अच्छा ये भी दो तरह के मुख्तलिफ पर्सनालिटीज होती है। एक वो लोग जो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है और ये कोई मेरे बगैर कोई प्लान ना बनाए, और अगर गलती से उसने कोई और प्लान किसी और दोस्त का आपने मुंह फुला लेना है और आपने गुस्से का इजहार करना है कि तुमने मुझे फलानी किट्टी पार्टी में नहीं बुलाया था। But I am a person I give स्पेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगले बंदे को स्पेस दो थोड़ी सी। तो आई मेक गुड फ्रेंड्स, आई मेक क्लोज फ्रेंड्स, आई डोंट मेक बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो मुझे, अब हम लोगों की बर्थडे टू बर्थडे कॉल्स होती हैं, तो लास्ट टाइम उसने मुझे बर्थडे पे कॉल की तो वी टॉक लाइक 2.5 hours। 2.5 hours। मतलब द थिंग इज मामा कहती इतनी कौन सी बातें हैं, तुम लोगों की यूनिवर्सिटी बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं। मतलब अच्छा वैसे ये बहुत अहम बात है, बचपन में आप देखें जब आपकी क्लोज फ्रेंडशिप्स होती तो बहुत टाइम साथ गुजारे स्कूल में या कॉलेज में 5 आपको साथ मिलते हैं, ताकि आपकी उनसे ऐसी बॉन्डिंग होती है कि घर वालों को छोड़ के आपका दिल चाहता है या तो आप उनसे SMS करते रहें, व्हाट्सएप करते रहें, चीज़ें बात करते रहें। अहम सवाल जो आज के प्रोग्राम में जिसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे कि कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं हमें कि जो हमारा कॉलेज का पीरियड है या स्टूडेंट लाइफ है उसमें हम नए दोस्त बड़ी आसानी से बनाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि बाय द टाइम यूर इन योर लेट 20s अर्ली 30s नए दोस्त बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सर्कल है वो लिमिटेड होता चला जाता है। इससे कैसे निपटा जाए? और फिर दूसरा बड़ा अहम सवाल जो हमें किसी ने ट्वीट किया था कि क्या आप समझते हैं कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं? ये फिल्मी सा सवाल है, ज़रा इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम जरा मुश्किल सवालों की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास ट्विटर पे आया, आप भी कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक लड़का और एक लड़की यानी दो मुख्तलिफ जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या आपस में सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? एक अच्छी मुखलिस दोस्ती क्या पॉसिबल है या नहीं? फिल्मी ज़ुबान में कहा जाए तो उन्होंने कहा लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, इसमें कुछ और रिश्ता ज़रूर होता है, या तो अट्रैक्शन होती है, लाइकिंग होती है, कुछ और प्लान्स होते हैं जिसको दोस्ती का एक कवर दिया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन अपने पैनलिस्ट से भी पूछा जाऊंगी, फाकिया प्रोफेशनल्स को कोच करती हैं, पर्सनल्स में देखती हैं, कैन अ गाय एंड अ गर्ल बी फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें अब डिफरेंट फेजेस में से आप निकल के गुजर रहे हैं। एक तो आ जाता है जब आप स्टूडेंट फेज में है, एट दैट टाइम वो आपको वैसे ही लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक आप ही खूबसूरत है और हर चीज आप ही के इर्द गिर्द घूम रही है। सो ये उस टाइम पे भी आपकी फ्रेंडशिप का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। वो जो आप बात कर रहे थे ना, उस टाइम को आपको बहुत अटेंशन अच्छी लगती है। लेकिन ये कहना कि क्या लड़का और लड़की फ्रेंड हो सकते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है, अपने इर्द गिर्द भी देखा है, आई थिंक आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। यानी एक टाइम वो आता है जब आपके जहन में से जेंडर निकल जाता है। मैं अगर अपने हस्बैंड की भी इस वक्त बात करूं, और लिटरली मेरे हस्बैंड की जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे शादी में जहेज में मिली वो शी इज अ फीमेल एंड शी इज अ फैंटास्टिक वन। मुझे बताएं, दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे यहाँ जब रिलेशनशिप्स होती हैं, खास तौर पे शादी की अगर बात की जाए, तो दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से भी यानी वाइफ की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जी पहले की जो जिंदगी थी वो एक अलग दौर था, और अक्सर बीवियां भी और हस्बैंड्स भी आपकी जो दोस्तियां होती हैं उससे कोप नहीं कर पा रहे होते। आपने देखा होगा रिदा, लड़कियों की शादी होती है तो वो पुराने पहले तो फ्रेंड लिस्ट पूरी स्क्रूटनाइज होती है, शादी से आधे लोग चेंज होती है। मेरी लड़कियों को बिल्कुल फोन नंबर चेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग में कोई गलत बात या कोई गलत, लेकिन वो इतना हमारा माइंड ऑफ सेट पीछे है कि उनको करना पड़ता है। इनफैक्ट स्कूल फेलोज, कॉलेज फेलोज निकालने पड़ते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ता है, सिर्फ किस लिए कि हस्बैंड को बुरा ना लगे, वो जज ना करे।
मतलब द थिंग इज कि हम लोग ऐसा माइंडसेट लेके आ रहे हैं पीछे से। अगर आप अपने हस्बैंड को समझाओ, अच्छा खवातीन भी तो ये करती हैं, खवातीन भी बर्दाश्त नहीं करती कि कोई कॉलेज फेलो मिल तो जाते हैं। हम खुद भी, हम किसी को क्यों बोले, हम खुद इतने पजेसिव हैं। तो अपना माइंड थोड़ा सा बदलिए। लड़का लड़की बिल्कुल एब्सोल्युटली दोस्त हो सकते हैं, टोटली फाइन, टोटली फाइन। इस पे जरा और बात करेंगे। जो भी आप बात कर रहे हो ना हस्बैंड एंड वाइफ वाली, उसमें कुछ चीजें नेचुरल भी हैं और सही भी हैं, क्योंकि जब आप एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हो, फिर बहुत दफा सिद्रा होता ये है, पहले आपके सिंगल फ्रेंड्स थे, अब आप मूव करना शुरू हो गए एक मैरिड ग्रुप के अंदर, तो जाहिर बात है कुछ थोड़े से फ्रेंड्स फिल्टर हो जाते हैं। गलती जहाँ पे हम ये करते हैं वो ये कि हम कहते हैं कि पिछली पूरी लाइफ भूल जाओ या अलहदा नहीं मिलो। बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है उन हस्बैंड एंड वाइफ, हर वक्त जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है अगर उसमें थोड़ी सी स्पेस भी आप रखें। मर्दों को फिर भी हम ये स्पेस दे देते हैं। हाँ। फाकिया जैसे उनका एक गिवन है कि जी वीकेंड होगा तो हस्बैंड साहब अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे। खवातीन के लिए क्योंकि जिम्मेदारियां घर की, या हम शायद अपने लिए खुद मुश्किलें बना लेते हैं, करते हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो अभी मैं बात करी थी कि दोस्ती में ना फ्रैंकनेस भी होती है। हाँ। और कभी कभार आपका लेवल ऑफ फ्रैंकनेस थोड़ा सा बदलने की भी उसको जरूरत होती है जब दूसरे का पार्टनर आ जाए। आई वॉज एट ए डिनर, तो वहाँ पे हमारा एक दोनों से बड़ी अच्छी दोस्ती है हस्बैंड एंड वाइफ से, तो आपस में बात हो रही थी और लोगों ने कोई एक स्ट्रे कमेंट ऐसे कर दिया ना कि नाउ दे जस्ट हैड अ बेबी, तो कहा कि जी जो वाइफ है वो तो तुमसे बड़ी लगने लगी है या उसने वेट पुट ऑन कर लिया। नाउ इन अ फ्रेंड्स गैदरिंग that becomes awkward, right? आप इस तरह की सिचुएशन में क्या कहोगे? आप यहाँ पे सेंसिबिलिटी आपकी आती है। वैसे भी अगर आप देखो, जिस तरह आपने भी एग्जांपल दी है कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, यानी बिल्कुल हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात जब आपकी फ्रेंडशिप होती है फिर आपको ये एहसास नहीं होता कि आप बात करें, आपने यूं करके हाथ। हाउएवर जब उस बंदे की शादी होती है उसके बाद फॉर अ लिटिल वाइल, एक तो ये है कि जो अगले वाला आ रहा है उसको भी थोड़ी स्पेस दें, ठीक है ना, ताकि उसको भी थोड़ा टाइम मिले इस ग्रुप को समझने का और फिर वो उसके अंदर आए। अगर उस टाइम पे आप बहुत थिक अपना ग्रुप दिखा रहे हैं और दूसरे को अलूफ करके आपने रख दिया उसकी बेगम को या उसकी या कोई इनसाइड जोक्स चल रहे हैं, ओ यार वो उस वक्त क्या हुआ था, अब बीवी बेचारी खड़ी शक्ल देख रही है क्योंकि उसको तो नहीं पता क्या हुआ था। आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा आप चेंज कर लो खुद को। मतलब आई एम अनमैरिड बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपना बिहेवियर, आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप खुद थोड़ा सा अगर ये वाला आपका है मजाक है तो आप उसको लिमिट कर दो। आपके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो खुद समझ जाएगा, आपका फ्रेंड उस बात को खुद समझ जाएगा कि नाउ शी इज मैरिड, वो खुद थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो इस तरह आपका हस्बैंड से भी हेल्दी रिलेशन मेंटेन है, आपका फ्रेंड चेंज इज नेचुरल, जेलस करने या कराने की जरूरत नहीं है, ना होने की जरूरत है ना कराने की। अच्छा तुम्हारी दोस्त है तो मेरी भी हो सकती है, ये वाली बातें जरा मजेदार नहीं होती। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बीती रही है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर क्या कहेंगे इस मौजू पे? जरा मैं फौरन जवान बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इंसान जब आपके सामने कोई आता है जी, तो उसका जब उसकी बॉडी लैंग्वेज वो जो मिलता है तो उसकी पहचान होती है उसके दोस्त जी। अब मैं बताऊं कि मुझे लोग जैसे मैं हूँ, आप है, आप मुझे पता है कि आप अपने वालिद साहब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आपके वालिद जी। और आपकी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी डिलीवरी आप दे रही हैं, मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ और जिम्मेदारी से कि जो मॉर्निंग शो में जो डिलीवरी आप दे रही हैं, जो सॉफ्टनेस आपके प्रोग्राम में है, वो मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और इतनी दुआएं देने का और इतनी ज़बरदस्त बात करने का। अच्छा, मैं एक और इस मौजू में एक जाविया लाना चाह रही थी। वाकई आप क्या कहेंगी कि अक्सर जो हमारी नीड होती है वो एक मुखलिस दोस्त की होती है। हमने ये भी देखा है कि दोस्त ही होते हैं, यानी मुहावरतन भी कहा जाता है ना, जो दोस्त ही होते हैं जो ले डूबते हैं, जो मतलब भी होते हैं, जो मुंह पे होते हैं। और आजकल वाकई ये रिवाज बहुत है कि चढ़ते सूरज के पुजारी, कि अगर आपका वक्त अच्छा है तो सब आपके दोस्त हैं, जरा सा आपके साथ ऊंच नीच हो जाए उसके बाद जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपका असल दोस्त है। ये टेस्ट करने के लिए उस क्राइसिस से गुजरना जरूरी है या इसके कोई और टेल टेल साइंस भी हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे साइंस होते हैं। देखिए, हर वो जिसके कहते हैं ना, दोस्त आपका एक है आपका सोशल सर्कल और एक है आपका दोस्त। इन दो के अंदर डिफरेंस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सोशल सर्कल आपका ऑफिस में भी होगा, आपका घर में भी होगा, आपका फैमिली के अंदर भी होगा। दोस्त वो है जिसके साथ बैठ के आप दिल की बात बगैर किसी जजमेंट के कर सकते हैं। सही। अब होता यह है कि जो तो आपके सही सोशल सर्कल आपका सिचुएशनल
इन चीजों से चेंज होता रहता है, ठीक है। आपका पावर का लेवल क्या है, आप आगे बढ़ गए हैं, पीछे रह गए, इन चीजों से आपके सोशल सर्कल में चेंज जरूर आएगा, लेकिन आपके दोस्तों में आमतौर पे चेंज इस चीज में नहीं आएगा। दूसरी सिद्रा बहुत बड़ी बात है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरी बेहतरीन दोस्त बने, जब मुझे आपकी जरूरत हो आप मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हम सबको पूछना चाहिए कि क्या मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ? हाँ बिल्कुल, जो आप मेरे लिए करती हैं उतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ या नहीं। सो ये हमारा एक नेशनल एटीट्यूड भी है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं सही हूँ तो मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन जब आपकी दफा बात आएगी तो फिर मैं जज करना शुरू कर दूंगी। But if you have been rightly betrayed, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सही वाले धोखे की कि कोई आपका दोस्त हो, उसने शायद आपके बारे में कोई गलत बात की है या आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, क्या दोस्तियाँ इस चीज से रिकवर कर पाती हैं? रिदा, मुझे सिद्रा बेसिकली आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, लेकिन मुझे कभी इन चीजों ने तोड़ा नहीं है। ये ऐसा है, इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। आपने मुझे धोखा दिया, मैं भी आपको दे सकती हूँ, जाने अनजाने में। नहीं, यानी क्या, देखिए एक होता है माफ कर देना, उस बात से आगे बढ़ जाना, लेकिन क्या दोस्ती दोबारा रिपेयर हो सकती है? I don't think so. इसमें सिद्रा एक सबसे बड़ी बात है, एक होती है, और ये मैंने बड़ा आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब आके ये सीखा है, कॉन्टेक्स्ट निकाल दो ना, तो जो भी लफ्ज आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक वो कहते हैं ना हवा में गोली मारना, हवाई फायर जो है, जो किसी को भी लग सकता है। सो अगर मुझे ये पता चलता है कि जी सिद्रा ने मेरे में के लिए ये XYZ कहा है, अब यहाँ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बनती है वो ये कि एक दफ़ा आपके साथ बैठ के पूछा तो जाए कि क्या चीज़ है। हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, हम सिचुएशन के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं जाते। जब तक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते चीज़ बिल्कुल डिफरेंट रहती है। दूसरी बात यह है कि क्या दोस्ती रिकवर कर हो सकती है या नहीं हो सकती, इट्स टफ, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। दूसरा ये भी होता है ना फाकिया कि जो मामला अगर खराब हुआ है वो दो लोगों के बीच में नहीं रहता। अगर आपका एक कॉमन सर्कल है तो बहुत सारे लोगों को पता चल लोग आएंगे उतना खराब होगा और उतना वो टॉक्सिक बनता चला जाता है। हर एक की राय है, लेकिन इस पे जरूर हमने बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आके पूछेंगे कि जनरेशंस में वो कहते हैं कि जी पुरानी दोस्तियां बड़ी पायदार होती। मैं अपनी नानी को अगर देखती हूँ तो वो अपने एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ माइग्रेट करके कराची पहुंचे थे, या मेरे ख्याल में इनकी जो वो महाजिर कैंप था वहाँ पे दोस्तियाँ हुई थी, और उसके बाद हमने देखा कि लाइफ लॉन्ग वो दोस्तियाँ चली। इन्होंने एक ही मोहल्लों में सारी दोस्तों ने घर लिए एक साथ ही, फिर उसके बाद इनका एक साथ में उठना बैठना, बहुत सारी जिंदगी के अदवार इन्होंने साथ देखे। फिर इनके बच्चों में भी दोस्तियाँ हो गई। वो दोस्तियाँ आजकल पाई नहीं जाती, इसकी क्या वजह, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स की। तीन तरह के लोग होते हैं जी जिंदगी में। एक वो है जिससे मिलके आपको बहुत अच्छा फील हो, आप अपलिफ्टेड फील करें। दूसरे वो जिनका होना ना होना बराबर है, न्यूट्रल हैं जी, आए मिले बैठे चले भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जब आपको लगे कि कोई शख्स आपके लिए एक बुरा इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिक है, यानी ये नहीं कि आपको किसी बुराई की तरफ राग़िब कर रहा है, लेकिन यू जनरली डू नॉट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर लाइफ। आपको ऐसा लगता है आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आप अपने बारे में कोई अच्छी बात भी उनको बताएं तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आपका जहन कहता है कि आपको मिलना चाहिए। बाकी आपसे पूछना चाहेंगे, इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन भी हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी आप उस शख्स का अच्छा वक्त पुराना याद कर रहे होते कि जब वो आपसे मुखलिस था या जब उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी। हाउ डू यू कट कॉर्ड्स विद समबडी जो आपको लगे कि यार अब ये मुझे बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए ये दोस्ती। देखिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सिद्रा, कोई भी रिलेशनशिप चाहे वो दोस्त का या किसी का, अगर वो आपको ड्रेन कर रहा है ना, इसका मकसद है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अब आपको देखना चाहिए कि ये ड्रेन क्यों कर रहा है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा या स्ट्रेंथ नहीं दे रहा आपको आपके रिलेशनशिप में, और वक्त के साथ साथ सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं और ये चीज़ें आती हैं। सो अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप आपका, स्पेशली कोई ऐसी फ्रेंड है जो कि एक है कि फेज, जिसने आप अभी बात कर रहे थे, थोड़े से एक फेज में से गुजरे, टफ फेज में से गुजरे, आप उसके साथ खड़े होंगे। जैसे किसी की नौकरी खत्म हो जाती है, किसी की शादी खत्म हो जाए, किसी ने अपने पेरेंट को किसी बीमारी में या किसी तरह खोया है, तो ऐसा शख्स एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होगा। दैट्स व्हेन एज अ गुड फ्रेंड यू वांट टू बी देयर फॉर देम, बिकॉज़ ये एक ट्रांजिटरी फेज है। दूसरी जो आप बात करें ना वो एटीट्यूड है। एटीट्यूड एक वक्त में नहीं आता, एटीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। आप भी, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं,
मेरी 2 बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं और दोनों का एटीट्यूड में जमीन और आसमान का फर्क है, बट दे आर वेरी डियर टू मी, सो आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर, और मुझे पता है उसकी कितनी बात मैंने लेनी है और कहाँ पे जाके मैंने फिल्टर लगा देना। अच्छा, अक्सर ऐसे लोगों के लिए रिदा अम्मी अब्बू के एंटेना रडार बड़े अच्छे होते हैं, तो वो उनको पता होता है कि ये जो शख्स है ना ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे हो। अच्छा, उस वक्त क्या करें? मेरा 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड माय मॉम एग्जैक्टली नोज कि मेरे साथ कौन ट्रू है और कौन नहीं है, कौन ट्रबल मेकर है और कब मैं किस सिचुएशन में हूँ। और जहाँ तक आपने टॉक्सिक फ्रेंड्स की बात की, हाउ टू कट द कॉर्ड्स, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम करे पहले आप ट्राई टू काउंसिल हर और हिम, क्या पता फेज में है, आप उसको हेल्प करने की कोशिश करो बिकॉज वो आपका फ्रेंड है। लेकिन अब वो एटीट्यूड इश्यूज अगर उसकी लाइफ में आ गए हैं, क्लास चेंज हो गई है उसकी, या कोई भी कहते हैं ना फ्रेंडशिप में गिव एंड टेक होना चाहिए। इवन व्हेन यू वांट द पर्सन टू बी अराउंड और आप उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ये भी तो देखें वो सलाह ले भी रहे हैं। हाँ, exactly. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रामा क्वींस, विक्टिमहुड कि जी हर वक्त बैठ के इसी स्यापे में बैठे हैं कि और मेरे साथ कितना कुछ बुरा हो रहा है। फिर आप तो डोंट कट द कॉर्ड्स एंटायरली। अगर आप महीने में 1 दफा बात करते हो, आप साल में 1 दफा बात कर लो, किसकी कब आपको जरूरत पड़े आपको नहीं पता, या किसी सोशल गैदरिंग में मिल जाए। आइदर यू कट द कॉर्ड, अगर आपको लग रहा है कि इतना टॉक्सिक हो गया है कि वो अब आपको इफेक्ट कर रहा है तो आप बिल्कुल कर दें। अदरवाइज आपको पता है कि इसका है ही ऐसा एटीट्यूड, you need to tell the person as well and you need to accept the person as he or she is. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? आप हमारे प्रोग्राम के पुराने दोस्त हैं, तो आज आपका कमेंट तो बनता है, क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि सिद्रा, मैं तो समझता हूँ कि दोस्त वो होता है जिसको देख कर आपको कंफर्ट लेवल फील हो, आप इरिटेट ना हो। और दोस्त वही होता है जब आप किसी, जैसे मेरे दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विद मेनी फ्रेंड्स, लेकिन मेरी दोस्तियां सिर्फ इसलिए सस्टेन करती हैं सिद्रा, लोग पूछते हैं कि सस्टेन करती क्यों, मैं उनकी जब मुझे पता हो ना कि अगर सिद्रा के सामने बैठा हूँ, सिद्रा मेरे बारे में क्या सोचती है, सिद्रा अगर मैं सिद्रा के घर गया तो सिद्रा फील कर रही कि मैं कि यार ये आ गया है, मैं इसको कैसे मना करूँ। लेकिन मैं इससे पहले कि रियलाइज करूंगा कि आपको कहीं जाना है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस वक्त वहां से चला जाऊंगा। ये होता है दोस्ती, और दोस्ती एक दूसरे को समझने का नाम है। और मेरे वालिद कहते थे सिद्रा कि जैसे आप लिंक करती है ना अपनी रूट से, यू आर सो मॉडर्न, बट आप अपनी रिवायत से रिंग करती है, आजकल इसका फुकदान है। तो मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि दोस्त वो होता है जिसको देख के आपको कंफर्ट लेवल फील हो, और यानी आप दोस्त को अच्छी और बुरी कुछ आदतों के साथ कबूल करना चाहिए। आप दोस्तियां निभाने के लिए कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल की दोस्तियां इससे नहीं, लोग छोटे छोटे इश्यूज को लेकर वो एक दूसरे के मतलब बात करने तक छोड़ देते हैं। तो मेरी तो यही दरख्वास्त फॉर रेजिंग दीज पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है कि आपकी सिनर्जीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने जेंडर्स के बीच में दोस्ती की बात की थी, यानी लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, यानी फाके चलते चलते ये बड़ा अहम सवाल कि क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों का एज में बहुत डिफरेंस हो, यानी छोटे होते हुए, यंगस्टर्स होते हुए पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे अपनी एज के लोगों से दोस्ती करें, तो अगर यानी ये भी अलार्मिंग साइन होता है पेरेंट्स के लिए जब आपका बच्चा अपने से 5 साल 10 साल बड़े उम्र किसी शख्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, क्या ये सही है, गलत है, इस पर आप क्या कहेंगी? एंड सेकेंडली वही जो क्लास की बात इन्होंने की कि अगर आपके रहन सहन में, आपके सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और अगले घराने की सोच में बहुत फ़र्क है, तो क्या वहाँ पे दोस्ती हो सकती है या नहीं? देखिए, पहली चीज़ ये है जो आपने बात की ना कि एज का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपकी एज उस टाइम पे क्या है। जब बच्चों वाली बात है और अगर आप कह रहे हैं 14-15 साल के आप हैं और आपकी 24 साल के बंदे से दोस्ती है, तो एक्सपोजर का, एक्सपीरियंस का बहुत डिफरेंट है। और अभी आप बहुत गलेबल हैं कि कोई सी भी चीज़ आएगी आप उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते, आइडियलाइज भी करते हैं और आप चीज़ की डेप्थ पे जा नहीं सकते और सरफेस पे उसको ले रहे हैं। तो छोटी एज में तो आई वुड डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आपके इर्द गिर्द आपकी एज के लोग हैं उनको लेके चलें। अब आप एक एज पे आ जाते हैं, आपकी एज पे कह लें या मेरी एज पे, ये वो टाइम है जब अगर आप अपने जोन से बाहर निकल के, बिकॉज आपकी थोड़ा सा प्रोफेशनल मैच्योरिटी या वैसे एज के लिहाज से मैच्योरिटी हुई होती, इट्स गुड कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझें। आप देखो, आप खुद किसी सीनियर बंदे के साथ बैठेंगे या जैसे हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग रूम वो है जहाँ पे यंग लॉट भी है और सीनियर लॉट भी है, क्योंकि फिर ये एक वो जगह बन जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे की बात को सुन भी सकते हैं, समझ भी सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। छोटी उम्र में डेफिनेटली क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। हाँ। दूसरी जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, आई डोंट नो, मेरा अपना ये ख्याल है कि आपके दोस्तों में डाइवर्सिटी होनी चाहिए।
दोस्तों में अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, एक ही क्लास के सारे होंगे, एक ही स्टाइल के सारे होंगे, तो आपकी अपनी सोच भी महदूद होगी। लेकिन फाकिया, कमिंग टू रिदा, फिर उसमें इम्प्रेशंस को मेंटेन करने के लिए लाइक अगर आप एक ऐसे सर्कल के साथ उठने बैठने लगे हैं जहाँ पे मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हर गेट टुगेदर के लिए नए कपड़े बनाए जा रहे हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके लोग बिल स्प्लिट कर रहे हैं, आपके लिए वो लाइफस्टाइल अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो एहसास कमतरी मुबला होते जाए। अक्सर आप यंगस्टर्स को देखें, पेरेंट्स के पर्स में से पैसे निकालने लगते हैं जस्ट टू पुट अप दैट। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके ऊपर अल्लाह की बहुत करम है, बहुत ज्यादा करम नवाजी हैं, लेकिन जब तक आप एहसास कमतरी में अगर जा रहे हो तो आप उनसे बैक हो जाओ। अगर आपको उनमें बैठ के वो आपको इंफीरियर फील करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, या आप खुद कर रहे हैं, तो फिर आप लेकिन इफ यू कैन मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन, इट्स ऑल ओवर हियर, ठीक है। ये सब आपके दिमाग का खेल होता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी तो इट्स फाइन, आप रिक्शे में आ जाओ, बस में आ जाओ, टैक्सी में आ जाओ। कुछ लोग पता है इंप्रेशनेबल एज होती है ना, अब जिस अगर मैं अपने बच्चों को इस टाइम पे देखूं 15, 16, 17, 18, 19, ये वो वाली एज है जब तक आप 20 हिट नहीं करते आप यूजुअली इसमें इस एज पे आई थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट, जिस तरह मुझे ये आप स्कूल किसमें डाल रहे हैं, किन बच्चों के साथ आपका बच्चा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इवन इन द 30s आई फाउंड पीपल टू बी वेरी गलेबल। आई थिंक आई एग्री कि इट्स ऑल आपकी जो चीज आपको टिक करती है, क्लिक करती है, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फाकिया एंड डॉक्टर रिदा फॉर बीइंग हियर विद अस। वंडरफुल डिस्कशन। आई होप दैट यू आर एबल टू वैल्यू फ्रेंडशिप्स इन लाइफ। देखिए जी, रिश्तेदार आपके साथ होते हैं, लेकिन वो लोग जिनसे आप एक रिश्ता बनाते हैं उनकी अहमियत अपनी जगह है, तो दोस्ती करना और मुखलिस तरीके से और पूरे खुलूस के साथ उसको निभाना सीखिए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।